वेलकम टू ज्ञान मार्ग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पोर्टुगीज बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन पावर केम टू इंडिया, जिसमें 1498 में वास्को दी गामा इंडिया आए थे और 1500 में आए थे अल्वारेस कैब्रल। एंड 1501 में वापस से वास्को दी गामा आए थे, और जिन्होंने सबसे पहले कैन्नौर में फैक्ट्री सेटअप की थी। कैन्नौर के बाद कोचीन में, और कोचीन के बाद कैलीकट में फैक्ट्री सेटअप की थी। अब देखते हैं कि पोर्टुगीज ने पावर को कंसोलिडेट करने के लिए क्या किया। तो उन्होंने गवर्नर को भेजना स्टार्ट किया। 1505 में उन्होंने सबसे पहले फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को एज अ पोर्टुगीज गवर्नर इंडिया भेजा, 3 साल के टेन्योर के लिए। उनका एम यही था कि कंसोलिडेट करना पोर्टुगल की पोजीशन को इंडिया में, और उनके कंपेटिटर को दूर करना, जैसे कि जो अरब मर्चेंट्स थे, उनकी जो कंपटीशन आ रही थी ट्रेडिंग के लिए इंडिया में, उनको दूर करना। और इसके लिए उनको फोर्ट बनाने ज़रूरत थे। कोचीन, कैन्नौर, किलवा, अंजादिवा, यहाँ पे उन्होंने फोर्ट बनाने के लिए बोले। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने सबसे पहले तो, उनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि जामोरिन राजा था। उनको पता चल गया था कि, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि कैब्राल ने लोकल पीपल के साथ उन्होंने उसने झगड़ा किया था। इसकी वजह से जामोरिन के और वास्को द गामा भी, जामोरिन ने भी वास्को द गामा को फेवर नहीं किया था, और पोर्टुगीज के बीच उनके संबंध थोड़े घर्षण में रहे थे। तो अभी अरब इजिप्शियन पीपल भी थे, उसके साथ गुजरात की नेवीज भी थी, अरब मर्चेंट्स थे, ये सबके सामने। और जामोरिन भी उनके अपोजिशन में था। जामोरिन, अरब मर्चेंट और गुजरात की नेवी वर्सेस पोर्टुगीज पावर हो गई थी। पोर्टुगीज मर्चेंट्स को वेनिस के मर्चेंट्स का साथ था, वो इनकरेज कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा था कि वेनिस और जिनोआ ने स्पेन और पोर्टुगल को स्पॉन्सर किया था फॉर द मनी एंड मैन। यहाँ पे बैटल ऑफ ड्यू होता है, जिसमें फ्रांसिस्को दे अल्मेदा, उनके सन की मृत्यु हो जाती है उस बैटल में ऑफ ड्यू में। तो नेक्स्ट ईयर में अल्मेदा उसका रिवेंज लेने के लिए गुजरात की नेवी और इजिप्शियन नेवी को क्रश कर देता है, और मास्टर ऑफ इंडियन ओशन पोर्टुगीज को बनाने के लिए वो एम रखता है। और उसकी पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी बोला जाता है। तो फ्रांसिस्को दी अल्मेदा की ब्लू वाटर पॉलिसी है, ये पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है। फ्रांसिस्को दी अल्मेदा के बाद आते हैं अल्बकरकर, अल्फोंसो दी अल्बकरकर, जिसे रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया और इन ईस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनका एम था कि पूरे इंडियन ओशन के ऊपर पकड़ बनाना, फिर वहाँ पे टैक्स लेना, मतलब कि जो सी आते जाते रहते हैं, सी में शिप शिप, तो उनके साथ परमिट सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि अदर शिप्स को आना है पोर्टुगल के अलावा, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। पोर्टुगल ने ईस्ट अफ्रीका में भी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड किया था, रेड सी, हॉर्मुज, मालाबार, मलाक्का में। और उन्होंने गोवा को भी एक्वायर किया था, बीजापुर सुल्तान के बीजापुर के अ, सुल्तान के बीजापुर बीजापुर के सुल्तान जो थे, सुल्तान ऑफ बीजापुर, वो गोवा पे पकड़ रखते थे, लेकिन उनसे उन्होंने छीन लिया था। तो जो गोवा थी, वो फर्स्ट बीट ऑफ इंडियन टेरिटरी हुई, जो कि यूरोपियन पावर के कंट्रोल में आई आफ्टर द अलेक्जेंडर ऑफ ग्रेट।
तो अल बकरकर इसलिए रियल फाउंडर माने जाते हैं, और उन्होंने एबोलिशन ऑफ सती के लिए भी स्टेप्स लिए थे। तो अल बकरकर रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया, परमिट सिस्टम, फिर गोवा एक्वायर किया सुल्तान ऑफ बीजापुर से, और एबोलिशन ऑफ सती, ये याद रखना है। एक बात ये भी है कि उन्होंने अपने जो साथीदार हैं उनको बोला था कि आप लोकल वाइफ के साथ मैरिज करें, विलेज लैंडलॉर्ड बनाए उन्होंने, और उनके साथ रिलेशन अच्छे रखे। फिर अल बकरकर ने नए रोड्स, इरिगेशन वर्क भी इंडिया में सेटअप किए। न्यू क्रॉप्स लाइक टोबैको, कैश्यू, कोकोनट को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। तो ये एक उनका पॉजिटिव था। फिर आते हैं नीनो दी कुन्हा, जो 1529 में 29 में एक साल के लिए उन्होंने अपना हेड क्वार्टर, जो पहले कोचीन में था, उसको गोवा में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि गोवा को एक्वायर कर दिया था इनके पहले के गवर्नर अल बकरकर ने। नीनो दी कुन्हा के साथ बहादुर शाह, जो गुजरात के राजा थे, उनका अच्छा बनता था। इनका कारण ये था कि बहादुर शाह और हुमायूं के बीच अच्छा नहीं था। तो हुमायूं से अपने को सिक्योर रखने के लिए बहादुर शाह ने गोवा के साथ एक ट्रीटी की थी, जिसके अकॉर्डिंगली आइसलैंड ऑफ बेसिन था, आइलैंड ऑफ बेसिन उनको पोर्टुगीज को दिया जाना था, और दीव को भी देने के लिए प्रॉमिस किया था। लेकिन जैसे ही हुमायूं का खतरा बहादुर शाह के वहां से चला जाता है, फिर बहादुर शाह पोर्टुगीज को अपनी जो टेरिटरी है, जो बेसिन और दीव, वो देने से इनकार कर देता है। तो इससे गुस्सा होकर फिर पोर्टुगीज के गवर्नर नीनो दी कुन्हा गुजरात के राजा को अपनी शिप के ऊपर इनवाइट करते हैं, और वहाँ पे उनको 1537 में 1537 में मार देते हैं। फिर पोर्टुगीज नेशनल ने हुगली के ऊपर एक हेड क्वार्टर भी नीनो दी कुन्हा के टेन्योर में बनवाया था। ये हो गए 3 गवर्नर ऑफ पोर्टुगल। सबसे पहले थे फ्रांसिस्को दी अल्मेदा, उसके बाद आए अल बकरकर, जो कि रियल फाउंडर थे, और अल बकरकर के बाद नीनो दी कुन्हा, जिन्होंने बहादुर शाह को मारा मारा था। अब पोर्टुगीज पावर राइज करने के पीछे के कारण क्या है? सबसे पहले तो नॉर्थ में मोहम्मद बेगड़ा गुजरात में कंसोलिडेट करके बैठे थे, लेकिन दूसरे जो पावर थे वो डिवाइडेड थे, एक्सेप्ट गुजरात। वहाँ पे राजपूत, फिर उसके बाद मुगल आते हैं, वो काफ़ी थोड़े थोड़े डिवाइडेड थे। और डेक्कन में भी स्मॉल किंगडम जैसे कि विजयनगर, बहमनी, वो भी डिवाइडेड थे। तो इसकी वजह से कोई सेंट्रल पावर नहीं था। इसका लाभ उठा के पोर्टुगीज एक अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं फॉर द फैक्ट्रीज एंड हेडक्वार्टर। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि नेवल स्ट्रेंथ पोर्टुगीज की अच्छी थी। नॉर्थ में हमने देख लिया कि डिवाइडेड था, डेक्कन में भी डिवाइडेड था, ईस्ट में भी चाइनीज एम्परर की शिप वहां तक आ नहीं रही थी, ईस्ट तक। और अरब मर्चेंट्स से कंपैरिजन में वेस्ट में पोर्टुगीज की नेवल स्ट्रेंथ अच्छी थी। इसकी वजह से फेवरेबल कंडीशन पोर्टुगीज की हो गई। पोर्टुगल ने कहाँ कहाँ अपने टेरिटरी इस्टेब्लिश की? तो सबसे पहले हमने वेस्ट में देखा था कि आए थे वो कालीकट में, जामोरिन में, वास्को डी गामा, जो साउथ में को केरला का एरिया है अभी, वहाँ पे आए थे। फिर वहाँ से उन्होंने गोवा को सबसे पहले अपना बेस बनाया। गोवा से वो स्टार्ट करते हैं और वहाँ से मुंबई तक जाते हैं, और गुजरात में भी उनका काफ़ी प्रभाव रहता है। तो मुंबई, गोवा, गुजरात का जो वेस्टर्न कोस्ट है, वो उनका एक स्ट्रिप जैसा एरिया उनके कंट्रोल में रहता है। फिर कोचीन, केन्नौर, मैंगलोर, ये सब साउथ में ये टेरिटरी उनके कब्जे में रहती है। और तमिलनाडु
चेन्नई चेन्नई तमिलनाडु में, और आंध्र प्रदेश की काफ़ी टेरिटरी उनके साथ में रहती है। साउथ से लेकर अब ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में हुगली तक उनका प्रभाव रहता है, वेस्ट बंगाल तक। तो ये कोस्टल एरिया थे, वहाँ पे उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत होती है ड्यू टू द नेवल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे देखते हैं कि पोर्टुगल का और मेजर इम्पोर्टेंस था कि सक्सेसिव बैटल थे, जैसे कि नॉर्थ और साउथ में मुगल वर्सेस डेक्कन की, फिर मुगल वर्सेस मराठा की, और विजयनगर और वर्सेस अदर डेक्कन सल्तनत, उसमें पोर्टुगीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राया, जो पोर्टुगीज उनको सपोर्ट करते हैं। इस तरह से पोर्टुगल लोकल पॉलिटिक्स में भी अब इन्वॉल्व हो रहे थे। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव हमने देखा था कि वाइसरॉय जो है गवर्नर, वो 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट होते थे, और रेवेन्यू और कार्गोस के लिए उन्होंने वेदोर दा फाजेंदा नाम की पोस्ट को भी रखा हुआ था। रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो हमने देखा था कि वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन इन ईस्ट, यानी कि इंडिया, था कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना। तो सबसे पहले तो क्रिश्चियनिटी को उन्होंने स्प्रेड किया था, लेकिन वो एंटी मुस्लिम थे। पहले तो एंटी हिंदू नहीं थे, एंटी मुस्लिम ही थे, लेकिन बाद में ऐसा काफ़ी इंसिडेंट्स देखे जाते हैं जहाँ पे वो हिंदूज को भी परसिक्यूट करते हैं। अकबर के समय में जब फतेहपुर सिकरी में उन्होंने रिलीजियस काउंसिल की थी, तब पोर्टुगल यानी कि क्रिश्चियन मिशनरी को भी इनवाइट किया था, जहाँ पर रोडोल्फ एक्वाविवा एंड एंटोनियो मोंसेराटे गए थे, जिनको अकबर ने काफ़ी ऑनर के साथ उनको बुलाया था और उनके व्यू को समझने का ट्राई किया था। सेकंड मिशन था, उसमें भी अकबर ने, पहला मिशन 1583 में हुआ था, दूसरा 1519 में हुआ, 19 में हुआ, और 92 में भी हुआ जो एंड हुआ, और थर्ड मिशन 1595 में हुआ, जिसमें अकबर ने इनवाइट किया था जेरोम जेवियर और इमैनुअल पिन्हेरियो को। लेकिन अकबर के बाद जब जहांगीर आते हैं तो जहांगीर के वक्त देखा जाता है कि वो मुस्लिम के काफ़ी प्रभाव में थे और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को नकारा था। और 1608 में 20 बैप्टिस्ट आते हैं और उनको काफ़ी लिबर्टी मिल जाती है आगरा में, जैसे वो पोर्टुगल में जैसी लिबर्टी उनको मिलती थी, वैसे आगरा में भी देखने को मिलती है। 1608 तक हम आ गए हैं। अब पोर्टुगीज वर्सेस ब्रिटन, ब्रिटिश एम्पायर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, वो इमर्ज होना चालू हो जाता है। सबसे पहले थॉमस रो 1605 में आते हैं, लेकिन जहांगीर उनको फैक्ट्री और अपनी टेरिटरी सेटअप करने के लिए मना कर देते हैं, बिजनेस ट्रेड करने के लिए। लेकिन 1608 में जब हॉकिंस आते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस विद द शिप हेक्टर, सूरत में आते हैं और जहांगीर से मिलते हैं। क्योंकि हॉकिंस को टर्की भाषा अच्छे से आती थी, तो विदाउट इंटरप्रेटर उन्होंने जहांगीर से बात की, जिससे जहांगीर काफ़ी प्रभावित हो जाता है और उनको ट्रेड के लिए अनुमति दे देता है। हालांकि जो पिन्हेरियो थे, उन्होंने काफ़ी रोका था हेक्टर शिप को सूरत तक एंटर होने के लिए, लेकिन वो फिर सक्सेस नहीं मिलती है उसको। और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 के मनसबदार के ऊपर अपॉइंट किया था और सैलरी 30,000 थी उसकी। एक बात ये भी थी कि हॉकिंस जो थे, उन्होंने अर्मेनियन क्रिश्चियन की एक पुत्री थी, उनके साथ मैरिज किया था,
जो अर्मेनियन क्रिश्चियन जो मुबारक शाह थे उनकी बेटी के साथ। पोर्टुगीज सर मुगल एम्पायर, दोनों के बीच थोड़ी घर्षण बढ़ता है क्योंकि अब एम्पायर जहांगीर जो थे वो इंग्लिश यानी कि ब्रिटेन के पक्ष में थोड़े ज्यादा थे। इसकी वजह से एक बैटल हो जाती है जिसमें पहले तो पोर्टुगल जीत जाता है 1611 में। लेकिन बाद में हॉकिंस की हार होने के बाद 1612 में ड्रैगन शिप आती है ओसियंडर में, और जहांगीर है उनसे इम्प्रेस हो जाता है, जिसमें पोर्टुगीज की हार हो जाती है तो जहांगीर इम्प्रेस हो जाता है। फिर उससे लेकर पोर्टुगीज का मुगल के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं और शाहजहां भी पोर्टुगल को इतना फेवर नहीं करता है। कैप्चर ऑफ हुगली, हमने देखा था कि पोर्टुगल स्टेट बंगाल में हुगली तक पहुंचा था। तो यहाँ पर उन्होंने साल्ट मैन्युफैक्चर के लिए और स्लेव ट्रेड के लिए और शिप बिल्डिंग के लिए एक पोर्ट डेवलप किया था जिसको हुगली बोला गया, जो कि सतगांव रीजन था वेस्ट बंगाल में, उससे काफी करीब था, 30 एक माइल जितना। तो उसको एज अ ट्रेडिंग पोर्ट वो लोग यूज करते थे, जिसे हुगली नाम दिया गया था। अब यहाँ पे उन्होंने पायरेसी स्टार्ट कर दी थी, फिर स्लेव गर्ल्स बना दिए थे। मुस्लिम जो मुमताज महल थी उनकी स्लेव गर्ल थी दो, उनको भी उन्होंने बना कैप्चर कर लिया था कब्जे में, और उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई कर रहे थे। इससे फिर शाहजहां गुस्से में आ जाते हैं और उनके गवर्नर काजिम शाह को बोलते हैं कि पोर्टुगीज के अगेंस्ट पगले स्टेप्स ले और एक्शन ले, जिससे उनके बीच बैटल हो जाती है और 1000 मुगल आर्मी सफर हो जाती है, वो मर जाते हैं, और 400 क्रिश्चियन प्रिजनर उनके आगरा में आ जाते हैं, जिनको वो इस्लाम में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर कुछ को स्लेव बना लेते हैं। अब पोर्टुगल के डिक्लाइन क्यों हुआ, उनके पीछे रीजन कौन कौन से है? सबसे पहले तो ये रीजन था कि हमने देखा था कि नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड किंगडम थे, इसकी वजह से उनका इमरजेंस होता है। लेकिन बाद में जो साउथ में मराठा किंगडम है वो इमर्ज होता जाता है, पावरफुल किंगडम। नॉर्थ में भी पर्शिया इजिप्ट पावरफुल डायनेस्टी की तरह इमर्ज हो जाते हैं। इसकी वजह से पोर्टुगल को सफर करना पड़ता है। मराठा सैलसेट बेसिन को कंट्रोल में कर लेते हैं। फिर दूसरा रीजन ये है कि पोर्टुगल की जो रिलीजियस पॉलिसी थी, एंटी मुस्लिम उनका एजेंडा था, और हिंदूज को भी परसिक्यूटेड करते थे। इससे लोकल पीपल में काफी एंगर पैदा हो रहा था। फिर सी पायरेसी हमने देखा, उन्होंने सी पायरेसी स्लेव बिजनेस हुगली के पोर्ट पर वो करते थे, वो भी एक रीजन था। और ब्राजील की डिस्कवरी हुई थी, जिससे अब पोर्टुगल का ध्यान वहां पे वेस्ट में खींच रहा था। और स्पेन और पोर्टुगल दो जो किंगडम थे, हमने देखा था कि वेनिस और जियोनोआ ने उनको मैन और मनी के लिए स्पॉन्सर किया था। अब दोनों साथ में थे, लेकिन स्पेन में जो वॉर हो रहा था उसकी वजह से दोनों किंगडम इंग्लैंड और हॉलैंड के साथ टक्कर में आ रहे थे, और इमरजेंस हो रहा था इंग्लैंड और डच का। तो इमरजेंस पावर की वजह से भी पोर्टुगल सफर कर रहे हैं। तो मैंने रीजन से पहले तो मराठा और पर्शियन एम्पायर का पावरफुल डायनेस्टी, दूसरा की उनकी स्लेव पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी, फिर इंग्लिश और डच का इमरजेंस होना,
ब्राज़ील की तरफ डाइवर्ट होना, ये सब रीज़न की वजह से पोर्टुगीज जो थे उनका डाउनफॉल हो जाता है। सिग्निफिकेंस क्या था पोर्टुगल, पोर्टुगल यहाँ पे आए तो फर्स्ट यूरोपियन पावर थे, और लास्ट जो थे वो जाने वाले लास्ट यूरोपियन पावर फ्रॉम इंडिया थे। तो ये एक सिग्निफिकेंस है। उन्होंने नेवल स्ट्रेंथ, नेवल पावर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। जो नेवी विथ कैनन की जो पॉलिसी थी उनकी, फिर न्यू मिलिट्री वेपन्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि आर्टिलरी ऑफ द स्टीरअप, फिर मैचलॉक मैन, गन लैंडेड फ्रॉम द शिप, बॉडी आर्मर, ये नई टेक्नोलॉजी का वो वॉरफेयर में यूज कर रहे थे। ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ऑन शोर, विद सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री ऑन स्पेनिश मॉडल इंट्रोड्यूस किया था 1630 में, टू काउंटर टू डच प्रेशर। एक इसके अलावा हमने देखा था कि उन्होंने क्रॉप नए नए इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि कैश्यू, कोकोनट, टोबैको, ये सब। और नए डॉकयार्ड और पोर्ट को भी इन्होंने बनाया था, जैसे कि हुगली पोर्ट उन्होंने बनाया था। रिलीजियस पॉलिसी में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया था। एंटी मुस्लिम एंटी हिंदू पॉलिसी थी, लेकिन क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करते करते उन्होंने काफ़ी आर्ट आर्टिसन, पेंटर, कार्वर, स्कल्पचर को प्रमोट किया था इंडिया में, विथ चर्च एंड देयर मिशनरी एक्टिविटीज। गोवा में भी सिल्वर स्मिथ और गोल्ड स्मिथ फ्लरिश हो रहे थे उनकी वजह से। ये सब उनका सिग्निफिकेंस था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डच पावर और इसके बाद इंग्लिश पावर को देखेंगे। थैंक यू।